अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। क्लास नाइन्थ, मैं आपकी बायो की टीचर परवीन नज़ीर हूँ। बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 7 जो है उसे पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 9 में जो लेक्चर नंबर 7 है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिक है, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? नंबर 1 क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म पढ़ना है कि किस तरीके से इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से उसमें स्टेप हिस्सा लेते हैं। नंबर 2 में हमने डायग्रामेटिकल लोकेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है कि डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज के लेक्चर में हमने इसे डिस्कस करना है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसके जो मैकेनिज्म है उसे, और डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसके ऑर्गन्स की लोकेशन को पढ़ना है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आ जाती है। यानी इंसान में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो दो तरीकों से होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो मैकेनिकली होता है बाय टीथ, यानी दांतों के जरिए जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो फूड हम लेते हैं, इंसान एक जो है वो ओमनीवोर्स है, इंसान जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों को जो है वो फूड के तौर पे लेता है। और इस तरीके से जो हम फूड लेते हैं, जो फूड हमारे बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स की फॉर्म में हम अपने माउथ के जरिए इनटेक करते हैं। जब वो हमारे माउथ कैविटी में जाती है, यानी हमारी बकल कैविटी में जाती है, तो हमारे अपर और लोअर जॉ पे जो टीथ होते हैं वो मैकेनिकली डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। यानी इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर मिलकर हमारे जो बकल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं वो मैकेनिकली फूड को तोड़ते हैं। और इसके अलावा हमारे मुंह में जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा पैदा करते हैं। और वो सलाइवा जो है उसके अंदर जो टैलन एंजाइम होता है वो हमारी जो फूड है उसको, यानी वो जो चबाया हुआ जो हमारा जो निवाला होता है, जो चबाई हुई जो हमारी फूड होती है उसको बोलस कहते हैं। उस बोलस के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, उसको टैलिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर वहां से फूड जो है वो बाकायदा जो है वो आती है, और ये जो बोलस है, ये बोलस फॉर्म जो है वो यहाँ से आ रही है और आके जो है वो एसोफेगस में आती है। और एसोफेगस जो है वो आगे जो है वो स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरी राउंड अप हुई होती है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे आखिर में जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन के जो है एंड में जो है वो रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो वो एनस होता है। जबकि राइट हैंड साइड जो है वो एक छोटी सी जो है पाउच होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, एक ही जो ब्राउनिश कलर का जो रेडिश ब्राउन होता है इसको लिवर कहते हैं, आम जुबान इसको प्लेजी कहते हैं। ये किस्म का जूस बनाते हैं, इसको बाइल जूस कहते हैं। और एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेंक्रियाज कहते हैं, जो कि ये इस तरह यानी ड्यूडिनम और जो है वो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में पाया जाता है। और इसे जो है ये किस्म का एंजाइम बनाता है, इसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये दोनों जूसेस जो है वो इस गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं और फिर यहाँ से ये ड्यूडिनम में आते हैं। इस तरह फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हमने इसको डायग्राम के लिहाज से तो हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया। अब हमने इसको जो है वो ज़रा सही एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। लफ्ज़ डाइजेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म by the action of chemical enzymes and produce energy is called digestion process। यानी वो प्रोसेस जिसमें फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो ना हल होने वाले, ना गैर हजम शुदा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटे सिंपलर फॉर्म में, डिफ्यूजेबल फॉर्म में, किसके रिएक्शन से? केमिकल एंजाइम के अमल से। और क्या पैदा करें? एनर्जी प्रोड्यूस करें। ये प्रोसेस होता है वो डाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। यानी जो फूड हम लेते हैं उस फूड का जो है वो फूड जो है वो हमारे टीथ के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन से गुजरे, फिर उसके बाद हमारे जो आगे जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनसे जो हमारे एंजाइम्स पैदा होते हैं, या जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, यानी जो है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रीनन
और जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, ये जो है पेप्सिन एंजाइम होते हैं, ये जो है वो बाकायदा उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इस तरह वो जो डाइजेस्टेड फूड होती है उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में यानी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, यानी इस फूड को हमारा जुज़े बदन बनाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है फीसिस की फॉर्म में। ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, यानी मैन में डाइजेशन की क्या क्या स्टेजेस होती है, मैन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कौन कौन से मराहिल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस, इंसान में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मंदरजा झैल जो है मुख्तलिफ स्टेजेस पर जो है मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, यानी फूड को लेना, मुंह में डालना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द माउथ और बॉडी ऑफ एनिमल, यानी वो प्रोसेस के जरिए एक एनिमल की बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर हम फूड को लेते हैं, इस कार्ड इंजेशन प्रोसेस, ये इंजेशन प्रोसेस कहलाता है। यानी हम इंजेस्ट करते हैं, यानी हम मुंह के जरिए खुराक को अंदर जो डालते हैं, फिर उसमें टीथ के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसको इंजेशन का अमल कहते हैं। अब सेकंड में क्या आ जाता है, डाइजेशन। अब जो हमने इनटेक किए फूड उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस आ जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म इन द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपलर फॉर्म में चेंज होना एंजाइम्स के एक्शन से और एनर्जी का पैदा होना, ये डाइजेशन कहलाता है। यानी डाइजेशन दो तरीकों से होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन जो बाय टीथ होता है, और एक केमिकल डाइजेशन जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से पैदा होने वाले एंजाइम्स के जरिए होता है। इस वो जो है ये दोनों प्रोसेस जो है वो मिलकर डाइजेशन प्रोसेस को बनाते हैं। अब हमने देखना है कि डाइजेशन का प्रोसेस किन किन जो है वो ऑर्गन्स में होता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की बहुत से स्टेप्स होते हैं। कौन से? नंबर 1 डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, मुंह के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना। नंबर 2 डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, स्टमक यानी मैदे के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेस्ट होना। ये तीन तरीके से है। एक तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस जो हमने पहले जो डायग्राम में देखा कि माउथ के अंदर जो है मैकेनिकली जो है वो हमारे टीथ डाइजेस्ट करते हैं, और इसके अलावा जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा पैदा होता है उसमें जो टैलिन एंजाइम होता है वो हमारी जो बोलस फूड होती है उसको मेस्टिकेटेड फॉर्म में ले आती है, और इस तरीके से वो बोलस जो है वो आगे जो है वो फूड को निगलने में मदद देती है। ठीक, उसके बाद दूसरा कौन सा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ये स्टमक जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसे हमने पढ़ना है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो क्या करती है, डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो इस फॉर्म में ले आती है कि वो आसानी के साथ बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक, अब हमने देखना है आगे डाइजेशन कैसे होता है, यानी इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बीइंग इन माउथ, मुंह के अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो दांत होते हैं वो मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकली डाइजेस्ट करते हैं। द टीथ ग्राइंड फूड, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स स्क्रीट सलाइवा, यानी जो टीथ है वो मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा पैदा होता है वो जो है वो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। यानी सलाइवा दैट कंटेन एन एंजाइम, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलन, इसलिए पी साइलेंट होता है, हम इसको टाइलन पढ़ेंगे। विच एक्ट्स अपॉन स्टार्च, जो कि स्टार्च पर अमल करता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। टू ब्रेक दैम, इसको तोड़ता है, एंड चेंज इनटू माल्टोज, और उसको थोड़े से सिंपल फॉर्म माल्टोज शुगर में ले आता है। दिस फूड नोन एज बोलस, ये फूड बोलस कहलाती है, यानी जो हम मुंह में अपनी जो है वो रोटी का निवाला डालते हैं, इस रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर हम उसको टीथ के जरिए उसको हम चीविंग प्रोसेस से गुजारते हैं। इसके अलावा जो हमारा सलाइवा है वो उसके साथ मिलकर उसको एक मेस्टिकेटेड फॉर्म में ले आता है। अब वो जो फूड है वो क्या कहलाती है, बोलस कहलाती है। बोलस फॉर्म एंड पुश्ड इनटू ऑसोफेगस, यानी ये जो बोलस है वो आगे आसानी से पुश हो जाती है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस जो होता है वो हमारी जो माउथ के बाद जो एक लंबी सी ट्यूब होती है उसे ऑसोफेगस कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। यानी जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के बाद 2 ट्यूब्स आती हैं, एक जो होती है वो ट्रैकिया और एक जो है वो एसोफेगस, यानी जो है ना वो लैरिंक्स और ट्रैकिया, और एक जो है वो एसोफेगस होती हैं।
ये जो एसोफेगस है ये डाइजेस्टिव ट्यूब कहलाती है। अब हमने क्या करना है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। हमने स्टमक में कैसे, यानी माउथ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ कि फूड बोलस फॉर्म में आ गई, क्योंकि टीथ ने उसको जो है मैकेनिकली डाइजेस्ट किया और टाइलन एंजाइम ने उसको केमिकली डाइजेस्ट कर दिया। इस तरह वो फूड जो है मेस्टिकेटेड फॉर्म बोलस फॉर्म में आ गई। अब आगे क्या आता है, स्टमक के अंदर आता है, क्योंकि ऑसोफेगस जो है वो आगे ट्यूब जो है, ऑसोफेगस की ट्यूब जो है वो आगे एक पाउच में खुलती है, जिसको स्टमक कहते हैं। इन स्टमक फूड इज डाइजेस्टेड केमिकली। स्टमक के अंदर फूड जो है केमिकली डाइजेस्ट होती है, क्योंकि स्टमक जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एज वेल एज मैकेनिकली, क्योंकि वो मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस भी करता है, क्योंकि स्टमक की वॉल्स होती है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वो मुसलसल फैलती और सिकुड़ती हैं, और उसी मस्कुलर वॉल्स की जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से भी फूड आहिस्ता आहिस्ता आगे पुश होती है, और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से उसकी पूरी डाइजेस्टिव ट्यूब में एक लर्जिश सी पाई जाती है, एक वाइब्रेशन सी पाई जाती है, इस वजह से फूड आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है। इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट। स्टमक के अंदर, स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स होती है, इसमें एक किस्म का जूस पैदा होता है, गैस्ट्रिक जूस। वो पैदा होता है विच कंटेन 3 एंजाइम। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, यानी स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से फूड जो होती है वो मैकेनिकली डाइजेस्ट होती है, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो फूड जो है वो केमिकली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। नंबर 1 कौन से उसमें गैस्ट्रिक जूस में, नंबर 1 जो एंजाइम वो क्या है, रीनन। नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नंबर 3 पेप्सिन। रीनन हेल्प्स टू कर्डल मिल्क इन इन्फेंट्स। शीरख्वार बच्चों में दूध को दही में तब्दील करना रीनन का काम होता है, जबकि एडल्ट में ये काम HCl ही परफॉर्म कर देता है। नंबर 2 HCl किल द जम्स एंड आल्सो सॉफ्टन द फूड, यानी HCl जो है वो जम्स को किल करता है, मारता है, और फूड को सॉफ्ट करता है, नरम करता है। ठीक है, सॉफ्टनिंग द फूड यानी उसको नरम कर देता है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन, यानी जिस टालन एंजाइम ने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था, अब यहाँ पे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेशन शुरू कर देता है। अब वो क्या करता है, इसको ब्रेक करता है इनटू पेप्टोन्स में, थोड़ी सी सिंपल यूनिट्स पेप्टोन में तब्दील कर देता है। यानी ये स्टमक है, और इस स्टमक के अंदर ये इसकी इंटरनल वॉल्स है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में ये 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। और स्टमक की जो शेप होती है वो पाउच लाइक शेप होती है, जो कि बाकायदा इसकी वॉल्स, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इस वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। और ये स्टमक जो है वो बाकायदा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, एब्डोमेन के हिस्से में पाया जाता है। अब आगे देखें, स्टमक इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। आगे स्टमक आगे जाकर एक लंबी सी नैरो ट्यूब में चेंज हो जाता है या खुलता है, कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी स्टमक आगे जाकर एक पतली सी ट्यूब में खुलता है, ये जो बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दिस पार्ट बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूसेस आर प्योर्ड। इस जगह जो है, यानी यहाँ पर जो होता है वो इस ड्यूडेनम के हिस्से में ऊपर से बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस आते हैं, एंड डाइजेस्टेड द फूड कम्प्लीटली, और फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी ये जो ड्यूडेनम का हिस्सा होता है, इस ड्यूडेनम के हिस्से में दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, यानी लेवर से बाइल जूस आते हैं और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आते हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, वो सिर्फ जो है हमारी फैट्स को थोड़ा सा मुलायम कर देता है, जबकि पेंक्रियाटिक जूस में जो है वो 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनियल जूस भी होता है, वो भी फूड को डाइजेस्ट कर देता है। अब यहाँ पर आकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हमने क्या देखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक, ड्यूडेनम इज फॉलोड बाय इलियम। ड्यूडेनम आगे जाकर जो होता है, ये जो यू शेप हिस्सा है ये ड्यूडेनम है, यानी स्टमक के बाद का जो फौरी हिस्सा होता है इसको ड्यूडेनम कहते हैं, और आगे जो हिस्सा होता है वो इलियम कहलाता है। ठीक, ड्यूडेनम इज फॉलोड बाय इलियम। ये इलियम जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला हिस्सा होता है, और इसका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है विलाई कहलाता है। इसके अंदर लातदार ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, विच इज द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा होता है, वेयर द रेस्ट ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, जहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनियल जूस। इंटेस्टिनियल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन जो थोड़ा बहुत रह चुका होता है उसको भी कंप्लीट कर देता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द डाइजेस्टेड फूड इन द form of soluble molecules, glucose, fructose, amino acids
अमाइनो एसिड and glycerol etc. is absorbed into the body through very fine finger-like projections called villi present on the internal walls of the ileum. इलियम की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं, इनमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको इलियम उनको विलाई कहते हैं। इस विलाई के अंदर लातादार ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फूड जो बिल्कुल सिंपल यानी बाइल जूस के, पेंक्रियाटिक जूस के और इंटेस्टिनल जूस के एक्शन से जो फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है और जो कि फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल की फॉर्म में जो है वो आ जाती है, वो यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर लातादार ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज में फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसी को एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं। यानी इलियम के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो फूड डाइजेस्ट हुई भी होती है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड को आगे जो है, अब वो एब्जॉर्प्शन जो फूड है वो आगे जाकर जो है वो बॉडी का हिस्सा भी बनती है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। अब क्या है, एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड का जिस्म का हिस्सा बनना, जुज़वे बदन बनना। एसिमिलेशन, एसिमिलेट होना, बॉडी का हिस्सा बनना। द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड, यानी जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हलशुदा ग़िज़ाइयत होती है जो कि एब्जॉर्ब होती है, वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है खून के अंदर। खून के जरिए वो आगे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू द ब्लड, ब्लड के जरिए वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर बॉडी के हर हिस्से को वो फूड पहुंचती है ब्लड की फॉर्म में। दिस फूड कैन बी यूज टू बिल्ड न्यू प्रोटोप्लाज्म इस कार्ड एसिमिलेशन। ये जो फूड होती है वो बाकी बॉडी के बाकी जो सर्वाइवल है, जो बाकी बॉडी के फंक्शन है उनमें, और हमारी बॉडी का जो न्यू प्रोटोप्लाज्म होता है उसके बनाने में ये जो एनर्जी की फॉर्म में फूड होती है वो इस्तेमाल होती है। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। यानी हमारी जो डाइजेस्टेड फूड है वो इलियम के जरिए, इलियम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई होती हैं इनमें एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड में फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस ये ब्लड जो यहाँ से होता हुआ जब जो है वो हार्ट, और हार्ट से फिर दोबारा आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है, तो ये एनर्जी की फॉर्म में ये फूड जो है वो तमाम बॉडी में तमाम बॉडी को मिल जाती है। अब इस फूड से एनर्जी कैसे हासिल होती है कि जैसे ये ब्लड जो है वो बाकायदा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो साफ होने के लिए लंग्स, हार्ट में जाता है, तो हार्ट से वो साफ होने के लिए लंग्स में जाता है। लंग्स से वो जैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज होता है, और जैसे ऑक्सीजन इस ब्लड में आती है तो इस ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरती है, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, और वही एनर्जी जो है वो ब्लड के जरिए यानी आर्टरीज के जरिए ऑक्सीडेटेड ब्लड की फॉर्म में पूरी बॉडी को, ईच एंड एवरी सेल को मिल जाती है, जो बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को करने में मदद देती है, और साथ साथ जो न्यू प्रोटोप्लाज्म को और न्यू जो रिपेयरिंग सेल्स है उनको बनाने में भी इस्तेमाल होती है। यानी इस इलियम की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें ये विलाई पाई जाती हैं। इन विलाई में ये जो रेड लाइंस है ये आपको आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, और ये जो ब्लू लाइंस है ये आपको वेन्स दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से ब्लड जो है वो आर्टरीज के जरिए ऑक्सीनेटेड ब्लड और वेन्स के जरिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, और आर्टरीज के जरिए ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी को मिलता है, और इसी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है जब ये प्योर हो जाता है ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो फूड की ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी बॉडी के सर्वाइवल में इस्तेमाल होती है। अब क्या है इजेशन। इजेशन का मतलब है कि फालतू चीजों का बाहर निकलना, यानी इखराज होना। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट अनडाइजेस्टेड यानी गैर हल शुदा या गैर हजम होने वाले जो फालतू मादे होते हैं उनका एलिमिनेट होना, उनका बाहर निकलना फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से। इस कार्टिजेशन वो इखराज का अमल कहलाता है, फालतू मादों के बाहर निकलने का अमल कहलाता है। और ये जो इजेशन का अमल होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें ये पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कोलोन, सीकम और रेक्टम पर मुश्तमिल होती है। रेक्टम वो हिस्सा होता है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड पाई जाती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से एनस के जरिए बाहर निकल जाती है, जबकि राइट हैंड साइड पर जो है वो सीकम के साथ एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसे क्या कहते हैं, पाउच होता है, इसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस पैदा होती है उनको जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक, अब मजीद हम इसको आगे देखें तो ये हमें रियल फॉर्म में दिखाई देगी। ये इसका एनस, ये इसका रेक्टम, और ये आगे से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो उसमें यानी ये कोलोन,
ठीक है। ये वाला पोर्शन कोलोन, ये वाला पोर्शन जो है वो सीकम, सीकम के साथ जो है वो छोटी सी अपेंडिक्स जुड़ी हुई है, और फिर आखिरी हिस्सा जो है वो रेक्टम कहलाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है जो कि अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस या स्टूल की फॉर्म में रेक्टम के जरिए वक्फे वक्फे से जिस्म से बाहर निकलने में मदद देती है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी जो फूड हम लेते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उसका जो बिल्कुल डाइजेस्ट होकर एनर्जी की फॉर्म में बॉडी का उस न्यूट्रिएंट का बॉडी में जो है वो एनर्जी की फॉर्म में सर्कुलेट होना, और अनडाइजेस्टेड फूड का जो है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए रेक्टम के थ्रू जो है वो जिस्म से बाहर खारिज, यानी रेक्टम से एनस के थ्रू जिस्म से बाहर निकलने का अमल जो है वो पूरा डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। यानी जो फूड हम लेते हैं वो डाइजेस्ट हो, और उससे जो न्यूट्रिएंट हैं वो एनर्जी की फॉर्म में बॉडी को मिले, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकले, क्योंकि एक इंसान की स्टेबिलिटी के लिए, उसको कायम रहने के लिए उसके जिस्म से फालतू मादों का निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो न्यूट्रिएंट उसके जिस्म का जुज़्वे बदन बन जाए वो तो ठीक है, और जो अनवांटेड हो उनका जिस्म से बाहर निकलने का अमल भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है वो हमारी बॉडी में जैसे ही इजेशन का अमल होता है तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है होमवर्क। नंबर 1, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की साफ सुथरी लेबल डायग्राम बनानी है, जो आपको होमवर्क की शीट के साथ ही मिल जाएगी और आपकी बुक में भी मौजूद है। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस जो टॉपिक शुरू होता है वहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, जिसको देखकर बिल्कुल आपने बनाना है। दूसरा आपके है लर्न एंड राइट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, वो आपको आंसर की फॉर्म में जो है वो आपकी होमवर्क मौजूद होगा, वो आपने लिखना भी और उसको अच्छी तरीके से याद भी करना है। इस तरह हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।